नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि जैन। स्वागत करती हूँ आपका परचम क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता ही है, अभी हम लोग एनवायरमेंटल स्टडीज की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने इससे पहले बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट डिस्कस कर लिया था। हमने इम्पोर्टेंट समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस और प्रोटोकॉल्स डिस्कस कर लिए थे। फिर लास्ट वीडियो में हमने एनवायरमेंटल लॉज और एक्ट्स डिस्कस किए थे। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पीडीएफ वेबसाइट पे अवेलेबल है। आज हम लोग उसी लीग को आगे बढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं एनवायरमेंट कन्वेंशंस पे। ठीक है, देखिए हर टॉपिक को याद करने का एक तरीका होता है ना। अभी जो एनवायरमेंट कन्वेंशंस है, अगर हम बहुत सारा वैसे ही रूटीनली पढ़ते, जैसे हमने लॉ और एक्ट्स पढ़ा है, तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, राइट। सो आज हम एमसीक्यूज के फॉर्म में इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट रिलेटेड कन्वेंशंस को पढ़ेंगे और प्रोटोकॉल्स और जो हमने पहले कॉन्फ्रेंसेस करी उसमें से कुछ एक एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था फादर ऑफ एनवायरमेंटल लॉ कौन है। कौन है वो? आप लोगों ने, काफी कम लोगों ने मुझे इसका जवाब दिया है, बट मैं आपको बता देती हूँ, डेविड सी। ठीक है, ये फादर ऑफ डेविड सी, फादर ऑफ एनवायरमेंटल लॉ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ाते हैं हमारे आज के टॉपिक को। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच कन्वेंशन अडॉप्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर पता है ना हमको, ओजोन लेयर है, उसके प्रोटेक्शन के लिए कौन सा कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं वियना कन्वेंशन, बेसिल कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और स्टॉकहोम कन्वेंशन। सो द राइट आंसर इज वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन क्या बोलता है? ये 1985 में अडॉप्ट हुआ था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है? पार्टीज टू प्रमोट इन कोऑपरेशन बाय मींस ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑन द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन ओजोन लेयर। सिंपल शब्दों में आपको बताती हूँ, वियना का मकसद क्या था, इसने क्या प्रमोट किया है कि जितनी भी पार्टीज मिलकर ये कन्वेंशन अडॉप्ट कर रही हैं, ठीक है, वो आप रिसर्च करिए, आप ऑब्जर्वेशंस करिए, काफी सारे आप अपनी नई नई टेक्नोलॉजीज लाइए। आप ये सोचिए कि ह्यूमन एक्टिविटी कैसे हमारी ओजोन लेयर को खतरा पहुंचा रही है, जिससे क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है हमारी। ओजोन पे भी हम अलग टॉपिक लेके आएंगे। आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि आपको क्या ये टॉपिक चाहिए। ये मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। ओके, यस, हम क्या कह रहे थे कि ऐसे आप लोग रिसर्च करिए, वियना कन्वेंशन में पार्टीज को बोला जा रहा है, आप ऐसी एक्टिविटीज देखिए जो ओजोन लेयर के डिप्लीशन को कम कर सके। समझ आ गया? वियना कन्वेंशन। आपने मुझे कुछ कुछ ने कहा था कि मैं ऑप्शंस एक्सप्लेन करूं। यस, मैं ऑप्शंस एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन ये जो चारों ऑप्शंस हैं ये आगे हमारे क्वेश्चंस में डील हो जाएंगे, सो वी डोंट हैव टू वरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी इयर्स once the parties in Vienna Convention meet to take the decision। सिंपल से शब्दों में प्रश्न ये है कि वियना कन्वेंशन में कोई भी डिसीजन लेने के लिए पार्टीज कितना फ्रीक्वेंटली मीट करती हैं? 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में या 4 साल में? वो थ्राइस 3 इयर्स में, ठीक है, 3 साल में पार्टीज मीट करती है कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए। ओके, the parties of Vienna Convention meet once in 3 years in order to make decision designed to administer the convention। In 2009, the Vienna Convention became the first convention of any kind to achieve universal ratification। universal ratification Vienna Convention को मिल चुका है। ratification मतलब क्या होता है? अपना consent, agreement देना कि okay go for it। समझ आ गया? चलिए, when did Stockholm Convention on persistent organic pollutants came into existence? ओके, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के ऊपर है, वो कब आई थी? ऑप्शन ए है 2000 में, 2002 में, 2004 में या 2006 में। तो द राइट आंसर इज स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स केम ऑन 17 मई 2004 में। ठीक है, कब? ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं हम, पीओपीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आया था 17 मई 2004 के अंदर। इट इज अ ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। ठीक है, मतलब यही है, जो पीओपीज जनरेट हो रहे हैं हमारी ह्यूमन एक्टिविटी से एनवायरनमेंट में, इसमें कैसे हमको एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ को बचाना है, ये सब इसमें डिस्कस हुआ था। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, स्टॉप, ठीक है, स्टॉप करिए ये सारे पीओपीज को, समझ में आ जाएगा। 2004। ओके, नाउ व्हाट आर पीओपीज? व्हाट आर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स?
क्या ये ऑर्गेनिक मैन्योर है, वीड है, सैंड है या केमिकल्स है? सो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज से, जैसे मैंने आपको हिंट दे ही दी थी, तो ये होते हैं केमिकल्स। ठीक है, समझ आ गया केमिकल्स? ओके, are chemicals that remain intact in the environment for long periods and become widely distributed geographically and accumulated in the fatty tissues of organic लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये क्या कह रहे हैं, जो पीओपीज हैं ये इंटैक्ट रहते हैं, इसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ये हार्मफुल हैं, क्योंकि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जीवित जंतु हैं, उनकी फैटी टिश्यूज में जाके अक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो काफी सारी बीमारियां हो सकती है। समझ आ गया? चलिए, केमिकल्स होते हैं। Next question, what is the main aim of Stockholm Convention on Persistent Organic Pollution? अभी हमने ये तो बता दिया था कि भाई स्टॉकहोम कन्वेंशन है, इसी का एक तरह से क्वेश्चन और आया है एग्जाम में कि इसका मेन एम क्या है। जैसा कि हम बोल रहे हैं एलिमिनेट डेंजरस पीओपीज, इंक्रीज द यूसेज ऑफ डेंजरस पीओपीज, ये तो हो ही नहीं सकता। डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, नो। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ पीओपीज, काफी सिंपल ऑप्शंस हैं, केवल हमें दिमाग लगाना है। अगर आपको स्टॉकहोम कन्वेंशन का मतलब भी नहीं पता है कि ये क्यों भी था पीओपीज के ऊपर, तो भी हम ऑप्शन से बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रॉटरडैम कन्वेंशन इज एस्टैब्लिश्ड टू ट्रेड विथ हजार्डस केमिकल्स, राइट? ये सही है या गलत है? ओके, सो रॉटरडैम कन्वेंशन बेसिकली सही है। ये क्या बोलता है कि अगर आप हजार्डस केमिकल या पेस्टिसाइड में कोई ट्रेड का काम कर रहे हैं, मान लीजिए ट्रेडिंग कर रहे हैं ऐसे केमिकल की या पेस्टिसाइड की, तो आपको एक प्रायर कंसेंट लेना जरूरी है। ठीक है, कन्वेंशन केम इनटू फोर्स इन 24 फरवरी 2004, 24 फरवरी 2004। समझ में आ गया? ओके, अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं इस नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी इसकी, लेकिन मैं एक सेट ऑफ क्वेश्चंस अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। ओके, तो आपको कंबाइंड पीडीएफ में प्रोवाइड करेंगे हम लोग, सो दैट 50-60 क्वेश्चंस आपके हाथ में हो जाएं एक बार डाउनलोड करने पे ही। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट, बेसल कन्वेंशन मेनली डील्स विद, बेसल कन्वेंशन ये हमने जब हमारी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस पढ़ी थी तब हमने बेसल कन्वेंशन के बारे में बात भी करी थी। बेसल कन्वेंशन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, पीओपीज या ओजोन डिप्लीशन। सो बेसल कन्वेंशन किससे डील करता है? हमारे ऑप्शन बी से, हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, मतलब हानिकारक जो कचरा आता है, जैसे लेबोरेटरी का हुआ, न्यूक्लियर हमारे लेबोरेटरीज में जो जनरेट होता है वेस्ट। ठीक है, सो ये जो सारे हार्मफुल या हजार्डस खतरनाक तरह के वेस्ट हैं, उसको जनरेशन में, मतलब उसको कैसे हम डिस्पोज ऑफ करें, ठीक है, कैसे हम उसका निस्तारण करें। ठीक है, तो बेसल कन्वेंशन इससे डील करता है। कब अडॉप्ट हुआ था? 22 मार्च 1989 में बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्लिनी पोटेंशियरीज, ठीक है, इन बेसल स्विट्जरलैंड, इसीलिए उसका नाम पड़ा है बेसल। समझ में आ गया? द मेन एम इज टू कंट्रोल द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। समझ में आ गया? ये हमने बहुत अच्छे से हमारे वीडियो में डिस्कस किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। नाउ व्हाट इज द मेन ऑफ UNFCCC? UNFCCC, सबसे पहले तो UNFCCC होता क्या है? हाँ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये भी हमने जब अर्थ समिट के बारे में वीडियो किया था, आपको काफी अच्छे से ये भी एक्सप्लेन किया था। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, नाउ इसका मेन उद्देश्य क्या है? स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस, इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर या स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। सो अगेन वेरी गुड ऑप्शंस, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ओके, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, which convention came into existence for the protection of marine environment of the Baltic Sea area? ये देखिए, ये जो आप देख सकते हैं ना, ये पिक्चर जो है, ये वाली जो आपको पिक्चर दिख रही है, जस्ट अ मिनट, है ना, मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो ये वाली जो आपको पिक्चर दिख रही है ना, ये बाल्टिक सी ही है। ओके, सो बाल्टिक सी के प्रोटेक्शन ऑफ मराइन एनवायरनमेंट, उसका जो मरीन एनवायरनमेंट है, उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या जो भी है, उसके प्रोटेक्शन के लिए कौन सा कन्वेंशन आगे आया है? ऑप्शन है वियना, स्टॉकहोम, हेलसिंकी या बुकरेस्ट। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन इज हेलसिंकी। हेलसिंकी आया है हमारा उसके प्रोटेक्शन के अंदर। ओके, 1992 में आया था हेलसिंकी कन्वेंशन।
ठीक है, ताकि जितना भी हमारा प्रिवेंट हो सकता है बाल्टिक सी एरिया, उसको प्रिवेंट करना है, पोल्यूशन को कम करना है। समझ आ गया? नो डाउट। ओके, ये द फर्स्ट कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ मराइन एनवायरनमेंट ऑन द बाल्टिक सी वाज साइंड बाय डेनमार्क, फिनलैंड, वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, यूएसएसआर एंड स्वीडन इन 1974। जो फर्स्ट कन्वेंशन साइन हुआ था इन कंट्रीज के बीच में वो हुआ था 1974 में साइन, जो फोर्स में आया था 3 मई 1980 में। एक नया कन्वेंशन और साइन हुआ जिसमें ये सारी कंट्रीज भी थी, ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए चेकोस्लोवाकिया, ये सारी कंट्रीज भी है हमारी इसके अंदर, है ना। सो ये सारी कंट्रीज हैं। वो सेकंड कन्वेंशन जो हमारा साइन हुआ था वो आया था हमारा 1992 के अंदर। ओके सॉरी ओके और जो फोर्स में आया था 17 जनवरी 2002 के अंदर, 2000 के अंदर, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। क्लियर है? नो प्रॉब्लम? कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, वील ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेरी। ओके, एंड आज मुझे पता है साउंड प्रॉब्लम नहीं है, होपफुली आपको साउंड प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, for the conservation of, next question, for the conservation of migratory species of wild animal, which convention took place? अभी आप लोग समझिए, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स के कन्वेंशन के लिए, वाइल्ड एनिमल्स माइग्रेटरी स्पीसीज, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स की माइग्रेटरी स्पीसीज, उसके कंजर्वेशन के लिए कौन सा है हमारा? देखो, रियो डी जेनेरियो कन्वेंशन हमें पता ये नहीं था, बॉन कन्वेंशन पता नहीं, बेसल कन्वेंशन ये मैंने आपको बता दिया भी, हजार्डस वेस्ट के ऊपर है, आरएस कन्वेंशन, ठीक है, बॉन और आरएस में से ही है। सो बॉन कन्वेंशन इज द राइट आंसर, ये ही है एक्चुअली जो एग्जिस्टेंस में आया था कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के लिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बॉन कन्वेंशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ऑफन सीन, ये अगेन वही है, ये भी क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकता है, दैट इज व्हाई आई शेयर्ड इट विथ यू। Bond convention is often seen in news related to which of the following? Migratory species, solar alliance, land degradation, or global warming. So the Convention on Conservation of Migratory Species of Wild Animals, जैसा कि मैंने कहा, इसको CMS Convention या Bond Convention भी कहते हैं। Okay, aims to conserve terrestrial, aquatic, एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज थ्रू आउट द रेंज, ठीक है, पानी के अंदर हो, पानी के ऊपर हो, जमीन के ऊपर हो, जमीन के अंदर हो, आसमान के ऊपर हो, कहीं पर भी है। बॉर्न कन्वेंशन, बॉर्न है ना, डॉन याद रखो, डॉन कैसे होता है ना, सबको ढूंढ के निकाल देगा वो, है ना, डॉन बोलते हैं ना, तो वैसे ही बॉर्न, कहीं पर भी हो कोई भी माइग्रेटरी स्पीसीज, उसको खतरा पहुंचा तो बॉर्न कन्वेंशन आ जाएगा, ठीक है। नाउ इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी concluded under the aegis of United Nation Environment Program, UNEP के अंतर्गत ये इसका देखरेख है, concerned with the conservation of wildlife habitats on a global scale। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, यूएनईपी के अंदर, यूएनईपी इसको एक तरह से एडमिनिस्टर करता है। क्लियर है? चलिए आगे। नेक्स्ट, व्हेन डिड द वॉशिंगटन कन्वेंशन हैपन? वॉशिंगटन कन्वेंशन कब हुआ था? 1972, 73, 75, 78। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वॉशिंगटन कन्वेंशन जो है उसको साइट्स भी कहते हैं, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है, समझ में आ गया। अभी वो हमारा माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए था बॉर्न, ठीक है। अब माइग्रेटरी, अब कैसे, जैसे डॉन कैसे है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, तो माइग्रेटरी भी घूमते रहते हैं, तो डॉन कैसे हुआ? बॉर्न से आप याद करिए, ठीक है। अभी साइट्स, साइट्स को आप कैसे याद रखेंगे? इसमें हमारा एंडेंजर्ड स्पीशीज है, एंडेंजर्ड मतलब खतरा, खतरा मतलब साइट सीइंग, साइट सीइंग करनी पड़ती है ऐसी स्पीसीज की जो मिल ही नहीं रही है, हमको ढूंढना ही पड़ता है उसको, ठीक है, दिखती नहीं है इतनी आसानी से, एंडेंजर्ड हो चुकी है, वो कम हो चुकी है। सो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। कब आया था ये? हमारा आया था 1973 के अंदर, ठीक है। IUCN की एक मीटिंग हुई थी, उसमें इसका रेजोल्यूशन पास हुआ था। समझ आ गया? 1973। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अभी आप इसको देखिए, रिगार्डिंग द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, साइट्स के ऊपर। इट इज द ओनली ट्रीटी टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल इन द वाइल्ड, ठीक है। ये एक ऐसी ट्रीटी है अकेली जो कि इंटरनेशनल ट्रेड पे रूल्स लगा रही है और इंश्योर कर रही है कि कोई भी ट्रेड, कोई भी आदान प्रदान इधर से उधर, अगर कोई भी एनिमल या प्लांट जा रहा है तो उसके सर्वाइवल पे कुछ भी नुकसान नहीं होगा, उसका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके सर्वाइवल पे नुकसान नहीं होना चाहिए। सेकेंड, इट इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू IUCN, IUCN के थ्रू एडमिनिस्टर होता है। ओके, सो ऑप्शन 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 and 2।
ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज वन ओनली, ठीक है, ओनली वन। व्हाई? बिकॉज देखिए ये जो साइट्स है 1975 में फोर्स में आया था, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हमने इसके बारे में बोल दिया। 183 कंट्रीज पार्टीज हैं इसकी, और ये एडमिनिस्टर होता है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के जरिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENMOD? ENMOD का फुल फॉर्म क्या है? एनवायरमेंटल मिडिल कन्वेंशन, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन, एनवायरमेंटल मिडिल सेंटर, एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन सेंटर। ओके, सो एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन सेंटर इसका सही जवाब है, ठीक है। ENMOD ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि ऐसे मिलिट्री एक्शंस को, ठीक है, या आप बोलिए कि सपोज ऐसी मिलिट्री टेक्निकल मॉडिफिकेशंस को रोकती है जो कि एनवायरमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मिलिट्री एक्शंस जैसे सपोज कि कोई आप मान लीजिए कि न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करना चाह रहा है ऐसे एनवायरमेंट में, ठीक है, वो उसको रोकेगा क्योंकि हमारा एनवायरमेंट मॉडिफाई होता है उससे, राइट। कोई और गैस है, गैस रिलीज करना चाहते हैं, वो उसको मना करेगा, हमारा एनवायरमेंट मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। समझ आ गया? क्लियर है? चलिए, came into force on 5th October 1978, समझ आ गया, एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन कन्वेंशन। ओके, द रामसर कन्वेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। सही है कि गलत है? एकदम सही बात है, ट्रू है। ये हम आपको अच्छा सा वीडियो भी दे चुके हैं रामसर कन्वेंशन के ऊपर। रामसर कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइड यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज। मतलब क्या है? सिंपल, रामसर कन्वेंशन बोलता है कि ऐसे वेटलैंड्स जहां पर हमारी वहाँ की नेचुरल स्पीसीज को, वेटलैंड्स को कोई नुकसान हो रखा है, उसको कंजर्व करने के लिए उनको रामसर लिस्ट में डाला जाता है और खास ध्यान उसका रखा जाता है। समझ आ गया? चलिए, प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशन सेम होते हैं क्या? आर प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशन सेम? सो ट्रू या फॉल्स? आप बताइए। चलिए 2 मिनट सोच के बताइए, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, ओके, फॉल्स होता है ये क्यों? देखिए, प्रोटोकॉल जनरली कन्वेंशन से अलग कैसे होता है? कन्वेंशन एक फॉर्मल अग्रीमेंट होता है, ठीक है, बिटवीन स्टेट्स, ठीक है, जो भी स्टेट्स उसको कन्वेंशन का पार्टी है उसके बीच में एक फॉर्मल अग्रीमेंट होता है और नेगोशिएबल होता है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। और प्रोटोकॉल क्या होता है? जनरली वो आप मान लीजिए कन्वेंशन हमने पास किया, ठीक है, अब प्रोटोकॉल उसमें से कुछ कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ कुछ अमेंडमेंट्स, ठीक है, अगर कुछ अपने तरह से कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं उस कन्वेंशन के अंदर, उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। और जरूरी नहीं है कि प्रोटोकॉल सारी पार्टीज के लिए हो, है ना। कन्वेंशन तो जितना पार्टी साइन कर रहा है उसके लिए है, पर प्रोटोकॉल जरूरी नहीं है कि भाई उस पर लागू हो ही। प्रोटोकॉल अलग लोगों के लिए, अलग पार्टीज के लिए भी हो सकता है। समझ में आ गया? ओके, चलिए, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन नागोया प्रोटोकॉल? अच्छा, अब मैं ये चीज जल्दी डील करूंगी क्योंकि ये मैंने आपको जब एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंसेस वाला हमने वीडियो किया था, ये हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन नागोया प्रोटोकॉल? 191, 193, 195 और 197। सो 195 पार्टीज आर देयर इन नागोया प्रोटोकॉल, जो कि 29 अक्टूबर 2010 में अडॉप्ट किया गया था। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट, when did the Nagoya Kuala Lumpur supplementary protocol came into force? ठीक है, वो तो नगोया प्रोटोकॉल था। अभी नगोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल कब आया? 2011 में, 15 में, 17 में या 18 में? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 2018 के अंदर नगोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल आया था, जो कि मेजरली लाइबिलिटीज और रेडरेस टू कार्टेजिना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के लिए है। ठीक है, समझ में आ गया? लाइबिलिटीज और जितनी भी रेडरेस करना है कार्टेजिना प्रोटोकॉल के अंदर, कार्टेजिना प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी का था, तो उसके अंदर जितनी भी लाइबिलिटीज रिलेटेड चीजें हैं या हमारा मान लीजिए रेडरेस कर रहे हैं, हम उसको एड्रेस कर रहे हैं कुछ चीजों को, तो वो इसके लिए आया है। ये प्रोटोकॉल 5 मार्च 2018 में आया था। Which protocol help to phase out hydrofluorocarbons? Again, hydrofluorocarbons जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, ठीक है, हानिकारक है। वो कब किस प्रोटोकॉल के तहत उसको फेज आउट, उसको खत्म करने का रखा गया है? मॉन्ट्रियल, क्योटो, कार्टेजिना, नगोया। ये तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं। क्योटो के बारे में अपन ने आगे बात कर ली है, आई गेस नहीं करिए तो क्योटो हम पहले बोल चुके हैं। कार्टेजिना, नगोया, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हम क्या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मोर देन 170 कंट्रीज हैव रीच्ड हिस्टोरिक डील टू फेज आउट, ओके।
समझ में आ गया? कुछ नहीं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से ग्रीन हाउस गैस वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होती है, दैट इज वाई. Then for the convention of biological diversity, which protocol was adopted? अगेन वेरी सिंपल, मैं इसमें आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी. कार्टेजेना प्रोटोकॉल, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब उनकी जो बायोलॉजिकल आप इधर से उधर ले जा रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओज, एलएमओज, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, इनका जो इधर से उधर आप ले जा रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी, सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट, इसके लिए उसमें गाइडलाइंस हैं. समझ में आ गया? कार्टेजेना प्रोटोकॉल. ओके, चलिए. When did Montreal Protocol came into force? कब आया था? 1985, जो कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के लिए है. Again remember this. 1985, 1987, 1989, 1991. So 1989 में आया था, ठीक है. और वही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है HFC से, इसके लिए उसको लाया गया है. समझ आ गया? चलिए. When did India accepted? अभी आ तो गया था 1989 में, लेकिन इंडिया ने कब एक्सेप्ट किया उसको? इंडिया ने एक्सेप्ट किया 1992 के अंदर. ओके. इंडिया एक्सेप्टेड दिस प्रोटोकॉल विथ इट्स लंदन अमेंडमेंट. देखिए, इंडिया एक्सेप्टेड दिस प्रोटोकॉल विथ इट्स लंदन अमेंडमेंट इन सितंबर 1992. The Ministry of Environment Forest has established a special ozone cell for this. हमारी जो मिनिस्ट्री है, ME, मिनिस्ट्री ऑफ MOEF, ठीक है, ये जो हमारी मिनिस्ट्री है, उसने एक स्पेशल ओजोन सेल बनाया गया है इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, इसकी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए, ताकि हमारे जितने भी इसमें हम अचीव करना चाहते हैं वो कर पाए. ओके, चलिए. नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डिड क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्टेड? व्हेन डिड? क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1996 में, 1997 में, 2000 में, 2007 में. सो हमारा आया 1997 में, ठीक है. और अडॉप्ट 1997 में हो गया था, लेकिन वो इन फोर्स कब आया था? 16 फरवरी 2005 को. समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है. चलिए. Now, which of the following areas are addressed in UNCED, जो हमारी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, उसमें हम किसको एड्रेस किया था? अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू रिप्लेस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, द ग्रोइंग स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, किसके बारे में? ओनली 1 एंड 2 एंड 3, या 1, 2 एंड 3? तो हमने जनरली उसमें ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में बात नहीं की थी. So the right answer is हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 only. समझ आ गया? चलिए. Which of the following is the outcome of Earth Summit? Again very easy. हमने हमारे Earth Summit में बहुत अच्छे से बात किया था. Agenda 1 to Agenda 21, Global Environment Facility, Kyoto Protocol. So option 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3. So इनमें से अगर हम ऑप्शन बोले तो only 1, ठीक है, क्योंकि एजेंडा 21 एक एक्शन प्लान है जिसके तहत जितना भी अर्थ समिट में हमने डिस्कस किया था, स्टेट्स को बोला था कि अब आप इसके ऊपर अपना खुद का एक्शन प्लान बनाओ कि कैसे हम ने जो इश्यूज एड्रेस करना चाह रहे हैं आप उसको पूरा करेंगे. समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है. ओके. नेक्स्ट, which of the following address traditional knowledge associated with genetic resources with provision on access, benefit sharing and compliance? अब देखिए, इसमें क्या है? ट्रेडिशनल एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल नॉलेज एसोसिएटेड विद जेनेटिक रिसोर्सेज. तो ये जो हमने नागोया प्रोटोकॉल में बात करी थी बेनिफिट शेयरिंग की, अगर कोई दो कंट्रीज मान लीजिए आपस में कुछ जेनेटिक रिसोर्सेज एक्सचेंज कर रही है, कुछ नॉलेज एक्सचेंज कर रही है, सो उसकी इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग होना चाहिए. सिंपल सी बात है. ओके, चलिए. द चैंगवॉन डिक्लेरेशन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? चैंगवॉन डिक्लेरेशन जो है वो इनमें से किससे रिलेटेड है? मैंग्रोव्स, एस्ट्यूरीज, पीटलैंड्स या वेटलैंड्स, ठीक है. सो किससे रिलेटेड है ये? वेटलैंड से. द चैंगवॉन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन वेलबींग एंड वेटलैंड. समझ आ गया? चैंगवॉन याद रखिए ह्यूमन वेलबींग और वेटलैंड से रिलेटेड है. समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है. Highlights the positive action for ensuring human well-being and security in future under the themes water, climate change, people's livelihood, health, लैंड यूज चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी. समझ आ गया? इस थीम पर ये आगे भी काम करेगा, वाटर के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, पीपल्स लाइवलीहुड कैसे रह रहे हैं, हेल्थ कैसी है, लैंड एंड यूज उसका, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ही इसको काम करेंगे. समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर. ओके. अच्छा लगा सेशन आज का? कैसा लगा? और आपके लिए एक छोटा सा कोट आज के लिए, होमवर्क क्वेश्चन नहीं है, लेकिन होमवर्क ये है आप लोगों के लिए कि आप लोग मुझे बताएंगे
कि आगे इन्वायरमेंटल स्टडीज में आप लोग अब पहले कौन सा क्वेश्चन डील करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं चैप्टर वाइज चलूं, कि जैसे सीरीज हमारी चल रही है वैसे, या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग मुझे चाहेंगे कि इन्वायरमेंटल स्टडीज में मैं बोलूं, ये आप लोग मुझे जरूर बताइए। इन दी एंड इट इज अ कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कितने भी कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशन, समिट साइन हो जाए, प्रोटोकॉल साइन हो जाए, लेकिन ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, लेकिन ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टू प्रिजर्व एंड टेंड टू द वर्ल्ड इन विच वी ऑल लिव। ठीक है, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं, उसको प्रिजर्व करना, उसको बचाना हमारा काम है। ओके, सो आज के लिए इसी कोड पे मैं खत्म करती हूँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जिसके एग्जाम है अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले हफ्ते अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।